नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान का अध्याय 6 न्यायपालिका। आज है हमारा उसका लेक्चर नंबर 4। लेक्चर 1, 2, 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और उनमें काफी कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का अर्थ क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार को समझेंगे पहले कि क्षेत्राधिकार या जुरिस्डिक्शन क्या होता है उसको समझेंगे और फिर बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के इस जुरिस्डिक्शन पावर की। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार या सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर तक ये चीज समझ चुके हैं कि हमारे जुडिशरी की, हमारे न्यायपालिका की संरचना किस प्रकार से है। उसमें एक सर्वोच्च न्यायालय या जिसे हम लोग उच्चतम न्यायालय कहते हैं वो है, फिर उच्च न्यायालय है, फिर जिला न्यायालय। यह पूरी एक न्यायपालिका की संरचना है। स्वतंत्र हमारी न्यायपालिका है और एकीकृत इंटीग्रेटेड हमारी न्यायपालिका है। अब जब भी हम लोग बात किसी भी संस्था की करते हैं, चाहे वो विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे निर्वाचन आयोग हो, कोई सी भी संस्था हो, मैं हमेशा एक बात कहता हूं और मुझे कार्ल मार्क्स का एक फेमस जो डायलॉग है वो हमेशा याद रहता है कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। यहां पर हम लोग न्यायालय के कर्तव्यों की तो बहुत बात कर चुके हैं, उनकी ड्यूटीज की बहुत बात कर चुके हैं, पर आज हम लोग बात करेंगे अधिकारों की कि उनके पास कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन से उनके पास राइट्स हैं। और जब बात आती है क्षेत्राधिकार, क्षेत्र का मतलब क्या होता है? एक एरिया। ओके, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, आपने बहुत सी बार है ना मूवीज में देखा होगा, डॉन गुंडे मवाली होते हैं, ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया, मतलब उस एरिया में उनकी बहुत चलती है, उस एरिया में उनकी बहुत चलती है। ऐसा अगर इसको गजब तुलना मत कर लीजिएगा, ठीक है, मतलब उनका बिल्कुल एक एरिया होता है कि उस एरिया में जो कुछ भी काम होगा वो उनसे पूछताछ कर करके होगा। इसी प्रकार से क्या होता है, जैसा कि मेरा घर है, मेरा घर मतलब मेरा है, उस एरिया में मेरे हिसाब से सब कुछ चल सकता है, मैं जैसा चाहता हूं वैसा हो सकता है। तो हर इसी प्रकार से जितनी भी हमारी संस्थाएं उनका क्षेत्राधिकार होता है, उनका जुरिस्डिक्शन पावर होता है। इसका अर्थ यह है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें विधायिका की, अगर मैं कहता हूं विधायिका, लेजिस्लेचर की जब मैं बात करता हूं तो विधायिका का भी अपना क्षेत्राधिकार है कि वो इन मुद्दों पर ही कानून बना सकती है, इन पर नहीं। विधायिका पर भी क्या है? चेक लगा हुआ है, कंट्रोल लगा हुआ है। और कंट्रोल कौन कर रहा है? कार्यपालिका कंट्रोल कर रही है, ठीक है। कार्यपालिका पे भी चेक लगा हुआ, कौन कंट्रोल कर रहा है? विधायिका कंट्रोल कर रही है। तो सबका एक अपना क्षेत्राधिकार है कि इस क्षेत्र के सारे जो काम है वो आप कर सकते हो, उन पर आपका पूरा पूरा अधिकार होगा। और मौलिक अधिकारों में हम अधिकार की डेफिनेशन पढ़ करके आए थे। अधिकार वो दावे हैं जो कि परम आवश्यक है, जो जरूरी होते हैं, तो ये अधिकार है। इसी प्रकार से आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार देखेंगे कि वो कौन कौन से मुद्दों पर, कौन कौन से विषयों पर उसके पास पूरी की पूरी ऑथोरिटी है, पूरी की पूरी पावर है। मतलब सारा का सारा जो काम करेगी वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ही सारा काम होगा। आइए जानते हैं आज की लेक्चर को। विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो एक बात आप क्लियर करके चलिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय एक ही होता है। आपको कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग छोटी छोटी गलतियों से नंबर कटा देते हैं और बड़ी बड़ी गलतियां नहीं करते हैं। हम लोग बहुत डिटेल में जाकर के विस्तार में हम लोग पढ़ लेते हैं, परंतु जब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है तो हम छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं। जैसे लिखा हुआ आ गया उच्चतम न्यायालय के बारे में बताइए, तो आपने सारी की सारी राम कथा हाई कोर्ट की लिख दी। आपको लगा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय एक ही बात होगा। नहीं बच्चों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में बहुत बड़ा अंतर है। उच्चतम न्यायालय जो शब्द है वो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट भारत की न्यायपालिका का एपेक्स, सबसे बड़ी जो संस्था है वो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय कहते हैं। तो यहां पर उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में डिफरेंस रखिएगा। अब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली न्यायालय जितने भी पूरी दुनिया में, उनमें से एक हमारा भारत का सुप्रीम कोर्ट है। और देखिए, जब आप लोग संघवाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर जो 7 है, उस संघवाद वाले चैप्टर में हम लोग ये देखते हैं कि ऐसी क्या क्या विशेषता उस देश में होनी चाहिए जिससे कि हम उसे संघीय कह सके, हम उसको फेडरल कंट्री कह सके, या हम उसको संघवाद देश बता सकते हैं। उनमें से कभी कभार बड़े विद्वान ये भी कहते हैं कि जिस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र हो, जिस देश की न्यायपालिका के पास भरपूर अधिकार हो, काफी बड़ा क्षेत्राधिकार हो, वो न्यायपालिका और उस देश को हम लोग क्या कह सकते हैं? संघीय शासन व्यवस्था या संघवाद या फेडरल कंट्री कह सकते हैं। तो मजबूत होना, शक्तिशाली होना, यह संघीय शासन व्यवस्था को भी दर्शाता है। और यहां से एक बात और आपको क्लियर रखनी है, विश्व में
सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है, नो डाउट, ये लोग आप स्टार्टिंग के चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हो। और सबसे बड़े लोकतंत्र का जो प्रतीक है, जो लोकतंत्र इस देश को दिया है, वो भारत के संविधान ने दिया है। और संविधान का सबसे बड़ा जो व्याख्याकार बता रखा है वो सुप्रीम कोर्ट को बता रखा है, संरक्षक जो है सुप्रीम कोर्ट को और राष्ट्रपति जी को बता रखा है। मतलब आप कह सकते हो कि विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र को देने वाला संविधान और संविधान का संरक्षण जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट इतना पावरफुल है, अगर हमारे देश में कहीं ना कहीं लोकतंत्र कायम है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा योगदान है। इन 75 सालों में आप देखेंगे, जब आप भारत की राजनीति का सफर करेंगे, आपको काफी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, आपको काफी ऊंच नीच देखने को मिलेगी, कभी कहीं पर कुछ हो गया, कभी कहीं पर कुछ हो गया। परंतु न्यायपालिका इतनी शक्तिशाली थी और इतने सही तरीके से हमारे भारत की न्यायपालिका ने काम करा है कि सभी प्रकार की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर कर दिया है। और जब समस्याओं को दूर करा तभी तो हम शक्तिशाली न्यायालयों में से कह रहे हैं। ठीक है, आप ये देखिए कि 99वां जब संविधान संशोधन हुआ था एनजीएसी के द्वारा, ठीक है, एनजीएसी की कमेटी बनाई गई, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो बनाया गया, राष्ट्रीय न्यायाधीश नियुक्ति आयोग की जो स्थापना करी गई थी 99वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब ये कर तो दी गई, किसने करी? विधायिका ने। परंतु जब न्यायपालिका ने कह दिया कि नहीं ये गलत है, माना या नहीं माना? कार्यपालिका ने माना, विधायिका ने माना। क्यों माना? क्योंकि वो शक्तिशाली है, वो स्वतंत्र है। और जब कार्यपालिका विधायिका भी न्यायपालिका की बात मान रही है तो इससे यह भी प्रूफ हो जाता है कि हमारी न्यायपालिका कितनी शक्तिशाली और कितनी पावरफुल। अब शक्तिशाली न्यायालय तो है, विश्व के जितने भी शक्तिशाली न्यायालय उनमें से एक है, परंतु जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान की सीमा के अंदर काम करता है, संविधान के लिमिट के अंदर काम करेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत में संविधान को अगर आप देखेंगे, संविधान को अगर आप समझना चाहते हैं, देखिए 3 स्तंभ बताए जाते हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा कहा गया मीडिया को। ठीक है, ये 4 क्या है? लोकतंत्र के स्तंभ होते हैं। ये 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है कि अगर डेमोक्रेसी, अगर लोकतंत्र टिका हुआ है तो किस पे टिका हुआ है? इन 4 स्तंभों पे टिका हुआ है। अगर इनमें से एक भी स्तंभ गलत तरीके से काम करने लग जाएगा तो कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। परंतु ये दुख की बात है कि भारत का समय के साथ जो मीडिया का कंट्रोल है वो कम होता जा रहा है, या मीडिया सही रिपोर्ट जनता में नहीं दे रही। जैसा कि शायद अभी पिछले साल ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत का मीडिया के रैंकिंग में 144वां या 142वां स्थान था 195 190 देशों में से। तो ये बहुत गलत बात है। मीडिया की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए, मीडिया को सही खबर जनता तक पहुंचानी चाहिए। ठीक है, परंतु फिर भी और भी देशों की तुलना में हम लोग देखें तो हमारे जो 4 स्तंभ है वो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। परंतु इन 4 स्तंभों पर एक लिमिट है, एक रोक जरूरी है। वो जो लिमिट है वो है भारत का संविधान। संविधान इन 4 का अपना अपना कार्य क्षेत्र बता करके रखता है कि विधायिका को ये करना है, कार्यपालिका को ये करना है, न्यायपालिका को ये करना है और मीडिया को ये करना है। सबको अपना अपना जो क्षेत्राधिकार है वो बता रखा, भैया आप इससे बाहर मत चले जाइएगा। संविधान जो है वो सुप्रीम है, संविधान से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। आपको संविधान को एक्सेप्ट करना, संविधान के दायरे में रहकर के ही आपको काम करना है। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे जिला न्यायालय हो, कोई से भी हो, सबके सब क्या संविधान की सीमा के अंदर है। जो संविधान ने जो लिमिट्स तय करी है उन लिमिट्स के अंदर अंदर ही काम कर रहे हैं। कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज है। अब सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्या होंगे, ठीक है, कौन कौन से काम होंगे वो संविधान में तय है, संविधान ने बता रखे। उनका उत्तरदायित्व, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनका क्या उत्तरदायित्व है वो भी संविधान में दर्ज है। उनके कार्य भी बता रखे हैं, उनके उत्तरदायित्व भी बता रखे हैं। मतलब ये आप कह सकते हो कि ये कर्तव्य आ गया। ठीक है, कार्य जो है उनके कर्तव्य आ गया और दायित्व वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो जवाब देना ही होगा, उनको बताना ही होगा ये फैसला आया तो क्यों है और ऐसा फैसला आया है तो वो क्यों आया है। हम इसे क्षेत्राधिकार कह सकते हैं कि उसके कार्य और उसके उत्तरदायित्व जो संविधान में दर्ज है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? क्षेत्राधिकार कह सकते हैं कि भैया आपका ये कार्य है, आप ये काम कर सकते हो। अब जब हम क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो 4 विशेष अधिकार किसके पास है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास है। पहला है मौलिक क्षेत्राधिकार। अब मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई फंडामेंटल राइट जैसी बात आए। ठीक है, फंडामेंटल जो जुरिस्डिक्शन है इसको मौलिक क्षेत्राधिकार क्यों कहा जाता है ये भी जानेंगे, और ये मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या आता है वो भी जानेंगे। फिर रीट संबंधी क्षेत्राधिकार। तो रीट, ये रीट वो राजस्थान वाली रीट नहीं है जो एग्जाम होता है। ये रीट क्या होती है? आप पॉलिटी के छात्र हैं, आप पढ़ चुके हैं। और अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा भारत के संविधान के बताया, उसी आर्टिकल 32 में रीट की बात करी गई और रीट हम पढ़ चुके हैं पहले।
अपीली क्षेत्राधिकार, ये भी जानेंगे क्या है। और फिर लास्ट है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार या परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। परामर्श या सलाह पर तो हम लोग कोलिजियम सिस्टम में काफी बड़ी चर्चा कर करके आ चुके थे कि परामर्श जो संविधान में लिखा हुआ है क्या उसको सहमति मान लिया जाए, ठीक है, वो सब चर्चा आज फिर से थोड़ा बहुत देखेंगे हम लोग। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मौलिक क्षेत्राधिकार की। जब भी शब्द आता है मौलिक, मौलिक का मतलब होता है फंडामेंटल। मौलिक का मतलब होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल का अर्थ या मौलिक का अर्थ क्या है? जो कि बहुत ही जरूरी है, जो कि आवश्यक है। मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट का वो तो काम है ही, वो काम तो सुप्रीम कोर्ट को करना ही करना है, वो मौलिक है, वो बेसिक है। वो काम ना हाई कोर्ट कर सकते हैं, वो काम ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर सकते हैं, वो काम तो मुख्यतः कौन करेगा? फंडामेंटल जो मौलिक अधिकार, जो मौलिक क्षेत्राधिकार है वो किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। तो वो काम सुप्रीम कोर्ट को ही करना होगा। इसमें कौन से काम आते हैं जानते हैं। कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। अब जैसे आप लोगों को मैंने बताया था एकीकृत न्याय व्यवस्था हमारी है, जिसमें अगर कोई केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है तो आप हाई कोर्ट में लेकर के जा सकते हो। अगर आप संतुष्ट नहीं हो, हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जा सकते हो। परंतु कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सीधे डायरेक्ट कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। डायरेक्ट कहां पे जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ये आप अपने स्कूल का भी उदाहरण ले सकते हो। अब देखिए एक बात सुनिए, आप दो बच्चों के बीच में लड़ाई हो गई, क्लास के दो बच्चों के बीच में लड़ाई हो गई, तो क्या हुआ? आपने क्लास टीचर ने सॉल्व कर दिया। ओके, क्लास टीचर ने सॉल्व कर दिया। दो क्लास के बच्चों के बीच में लड़ाई हो गई तो मान लीजिए स्कूल का पीटीआई होता है, उसने जाकर के सॉल्व कर दिया। परंतु मान लो दो टीचरों के बीच में लड़ाई हो गई तो सॉल्व ना तो क्लास टीचर कर सकती है ना पीटीआई कर सकता है। वो मुद्दा कहां जाएगा? प्रिंसिपल के पास ही जाएगा। प्रिंसिपल क्या एक सुप्रीम कोर्ट की तरह हो गया कि अब उनके मुद्दे को, दो टीचरों के मुद्दे को ना तो किसी क्लास की क्लास टीचर सॉल्व करेगी ना पीटीआई सॉल्व करेगा। सॉल्व कौन कर सकता है? प्रिंसिपल ही कर सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल हाईएस्ट ऑथोरिटी है और उसके जो भी फैसला प्रिंसिपल सुनाएगी या सुनाएगा वो दोनों टीचर्स को मानना पड़ेगा और वो लड़ाई क्या करनी होगी? बंद करनी होगी। इसी प्रकार से भारत में या जहां जहां पर भी सुप्रीम कोर्ट वाली व्यवस्था आप देखते हैं दुनिया में, कुछ मामले, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करी जाती है। वो ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला न्यायालय में भी नहीं जाते और वो ना उच्च न्यायालय में भी नहीं जाते। वो कौन से मामले होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है। अब ये निचली अदालतों में कौन कौन सी आ जाएगी बच्चों? इसमें हाई कोर्ट भी आ जाएगा जिसे हम उच्च न्यायालय कह रहे हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय भी आ जाएगा, और इसमें हम लोग सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट कौन सा है? जो अदालतें, जो निचली स्तर की जो बिल्कुल अदालतें जहां पे फौजदारी और दीवानी मामले की हम लोगों ने चर्चा करी थी, जिसमें मैंने आपको यह भी कहा था मुख्यतः हम दोनों को एक ही मानते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट या सबऑर्डिनेट को जिसे कहते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के तो तीनों नीचे ही है। इन तीनों निचली अदालतों में वो सुनवाई जरूरी नहीं, वो सुनवाई जरूरी भी नहीं है और वहां पर सुनवाई हो भी नहीं सकती उन मामलों की। संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे, अब ये देखो संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे ये क्या है? देखो पहली बात तो एक चीज समझिए कि हमारे देश में 3 शासन के अंग हैं, शासन के विभिन्न अंग, शासन के विभिन्न अंग हैं, जिसमें आप लोगों ने पढ़ रखा है लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, और जुडिशरी न्यायपालिका। ये जो हमारी व्यवस्था है ना बच्चों, इसको क्षैतिज वितरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षैतिज वितरण या हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहा जाता है। अब ये क्षैतिज वितरण क्या होता है इसको समझिए। क्षैतिज वितरण आप लोगों ने 10th तक की क्लास में मैथ्स ली होगी, मैथ्स पढ़ी होगी, ली तो क्या होगी पढ़ी थी मजबूरन ओके, तो ये जो इस सीधी लाइनें होती है इनको हम लोग क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा कहते हैं। जो यूं होती है ना बच्चों उनको कहते हैं क्षैतिज रेखा, और जो यूं होती है उसका कहा जाता है लंबवत या ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, लंबवत रेखा कह सकते हैं। ये क्षैतिज रेखा होती है। क्षैतिज रेखा का मतलब ये हो गया जो यहां पर है वो यहां पर, वो यहां पर, तीनों एक समान है, तीनों बराबर है, तीनों बराबर है। लंबवत रेखा में क्या है? मैं कहूंगा मेरी उंगलियां सबसे ऊपर है, फिर मेरी घड़ी बीच में है और फिर मेरी कोहनी सबसे नीचे है। परंतु यहां पर मैं सब बराबर मान रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक घड़ी है तो दूसरी घड़ी भी यहां पर होगी और दूसरी घड़ी भी यहां पर ही होगी, तीनों एक ही लेवल पर है। तो ये क्या होती है? क्षैतिज रेखा होती है। अब यहां पर देखो क्षैतिज रेखा में एक चीज समझिएगा, ये क्षैतिज वितरण है। लेजिस्लेचर भाई पूरे देश में एक ही संसद है, पूरे देश में एक ही संसद है, पार्लियामेंट एक ही है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक एक ही है, तो कार्यपालिका क्या है? एक ही है, सुप्रीम कोर्ट एक ही है। ये तीनों पूरे लेवल में पूरे देश में एक एक ही, ये एक ही लेवल पर आ गए। ये क्या हो गया? क्षैतिज वितरण हो गया। उसके बाद राज्यों में आओ, हर राज्य में विधानसभा एक एक ही है, ठीक है, तो जो विधानसभा है वो एक एक है, वहां का सीएम और गवर्नर जो है वो भी एक एक ही है, ओके, और हाई कोर्ट भी क्या है?
एक एक ही, पर मैं जैसे आपको राजस्थान का बताता हूँ, राजस्थान में 2 हाई कोर्ट है, एक जयपुर में एक जोधपुर में, परंतु जो मुख्यतः काउंटिंग में आता है वो जोधपुर वाला ही आता है। जयपुर वाला जो है वो एक सबॉर्डिनेट के हिसाब से कि थोड़ी हेल्पिंग कर सके, बाकी मुख्य जो है जोधपुर का ही है। तो एक ही हाई कोर्ट होगा, तो एक विधानसभा, एक गवर्नर सीएम और एक ही हाई कोर्ट। ये सब क्षैतिज वितरण पे चल रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि कल को विधायिका और कार्यपालिका के बीच में कोई लड़ाई हो जाए, विधायिका या कार्यपालिका के बीच में कोई लड़ाई हो जाए, तो क्या हम ये मुद्दा हाईकोर्ट को सुनवाते हुए अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये मुद्दा कौन सॉल्व करेगा? जुडिशरी सॉल्व करेगी, सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करेगा। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा हाँ भैया ये तो मैं ही करूंगा, क्योंकि तुम दोनों एक लेवल पर ही हो, तो मैं ही करूंगा। अब जैसे मान लीजिए कि राजस्थान के बीच में, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में किसी बात को लेकर के कोई अनबन हो जाए, तो अब बताओ कौन सा हाईकोर्ट में जाएगा? राजस्थान वाले में चला गया तो एमपी वाले बोलेंगे यार ये तो गलत बात है, तुम्हारे वाले में क्यों, हमारे वाले में भी कराओ। और एमपी वाले में चला गया तो राजस्थान वाले बोलेंगे हमारे वाले में करा लो। तो फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा दोनों में मत जाओ, मेरे पास आ जाओ, क्योंकि तुम दोनों की लड़ाई, ये कैसी है, दोनों टीचरों की लड़ाई थी, तो वो सीधा प्रिंसिपल के पास जाएंगे, कोई टीचर उसको नहीं सुलझा सकता। तो राजस्थान एमपी मतलब 2 राज्यों के बीच में हो गया, तो कहां पर जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सरकार का हो गया तो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। कार्यपालिका विधायिका में हो गया तो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो जितने भी जो संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे, संघीय संबंध मतलब संघ, ये संबंधों का मतलब होता है जहां पर 2 सरकारें होंगी, एक केंद्र सरकार होगी और एक राज्य सरकार होंगी, दोनों के पास अपने अपने क्षेत्राधिकार होते हैं, दोनों अपने क्षेत्रों में काम करते हैं और दोनों समान है, दोनों के पास जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन वो बिल्कुल बराबर है, वो इक्वल है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संघीय शासन व्यवस्था वाले देश कहते हैं। तो संघीय संबंध मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी विवाद होगा, उसको सुलझाने का सिर्फ और सिर्फ जो अधिकार होता है वो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को ही होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकारों में ऐसा क्या है, तो मौलिक अधिकार में वो केस या वो मुकदमे आते हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और जैसा कि एक उदाहरण में आप संघीय संबंधी जो से जुड़े मुकदमे वो लिख सकते हैं। संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में से एक अंपायर या निर्णायक की भूमिका देता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो कैसी भूमिका प्ले कर रहा है? अंपायर जैसी भूमिका प्ले कर रहा है। जितने भी संघीय मामले होंगे उनमें एक एम्पायर जैसी भूमिका निभा रहा है। जैसे कि क्रिकेट में एम्पायर होता है, ये आउट दर्शा रहा है कि भैया आप आउट हो चुके हो, ठीक है। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट 2 राज्य सरकारों के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो उसमें एम्पायर की भूमिका निभाएगा। केंद्र सरकार का कोई विवाद हो जाता है किसी राज्य के साथ तो उसमें सुप्रीम कोर्ट एक एम्पायर की भूमिका निभाएगा। और आपने जैसे मैं बात करता हूं केशवानंद भारती केस की, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केरला की सरकार के खिलाफ वो केस करा गया था। वो गया कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। गया कहां पे? वो सुप्रीम कोर्ट में। वो तो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। परंतु जनरली यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी, जब सरकारों के बीच में कोई भी विवाद होगा तो उसको कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट ही लेगा। 2 राज्यों की सरकारें हो, केंद्र राज्य की सरकारें हो, ठीक है, या एक केंद्र और 2-3 राज्यों की सरकारें मिलकर के केस कर रही है, तो ये जो सारे केस जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब ये भैया यहाँ पर सोच रहे हैं, देखो मैं इनका दिमाग पढ़ लेता हूँ, क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि इनको मौलिक क्षेत्राधिकार क्यों कहा गया है, इनको मौलिक क्षेत्राधिकार क्यों कहा गया? तो चलिए जानते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इन मामलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है। तो इन मामलों को सिर्फ और सिर्फ जो हल करने की जो ताकत है, जो सोल्व करने की ताकत है, वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट ही उन मामलों को सोल्व कर सकता है, बाकी ना हाई कोर्ट कर सकते हैं, निचली अदालत कोई सी भी नहीं कर सकती। वो मामले सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट का क्या हो गया? मौलिक क्षेत्राधिकार हो गया कि भैया ये अधिकार तो किसी के पास ही नहीं है, ये सिर्फ मेरे पास है, ये काम मैं ही कर सकता हूं और ये मेरा प्रथम काम होगा। मतलब और कोई केस है और राज्य की सरकारों के बीच में केस चल रहा है, पहले मैं उसको देखूं, क्योंकि वो जरूरी है, वो बेसिक है, वो मेरा मुख्य काम है। ओके, इसकी सुनवाई न तो उच्च न्यायालय और न ही अधीनस्थ न्यायालय में हो सकती है। तो जैसे जो मौलिक क्षेत्राधिकार में दिए गए, जैसे संघीय जो संबंध के विवाद है वो, उनकी सुनवाई न तो हाई कोर्ट में हो सकती है, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी नहीं हो सकती। सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों को सुलझाता है बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों की व्याख्या भी करता है। देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय विवाद को ही नहीं सुलझा रहा, सिर्फ और सिर्फ विवाद को ही नहीं सुलझा रहा, बल्कि संविधान में संघ और राज्य सरकारों की जो शक्तियां हैं उनकी व्याख्या भी करता है, इंटरप्रिटेशन भी करता है। कि मान लीजिए केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में किसी बात को लेकर के लड़ाई हो गई, कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। अब सुप्रीम कोर्ट बोलेगा देखो भैया ऐसी बात है, पहले तो दोनों जने शांति से बैठ जाओ, इस विवाद को करो खत्म। विवाद को खत्म करने के बाद बताएगा देखो संविधान ये बात कहता है,
इन मुद्दों पे जो कहा गया राज्य सरकार सही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार की बात माने, और ये जो मुद्दे हैं उन पे केंद्र सरकार सही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार की बात मान ले। तो मतलब संविधान ने क्या काम केंद्र सरकार के लिए कहा है और क्या काम राज्य सरकार के लिए कहा है, उसकी सही व्याख्या अगर कोई कर सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। संविधान की व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा कि हाँ भैया ये जो यहां पे लिखा हुआ है ना, इसके पीछे हमारे संविधान निर्माताओं की ये भावना होगी और वो ऐसा चाहते होंगे तो ये चीज ऐसी ही होगी। आपको यही मान करके चलना है। तो कभी केंद्र और राज्य सरकारें लड़ने लग जाए तो उनको बुला कर करके कौन समझा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ही समझाएगा और वो बताएगा कि संविधान में आपके लिए ये पावर है और आपके लिए ये पावर है। तो विवाद को तो सुलझाता ही सुलझाता है, बल्कि उनके विवाद की जड़ को ही खत्म कर देता है। तुम्हारा विवाद पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है। अब मैं समझाता हूं, अब मैं समझा रहा हूं, मतलब समझ जाओ ये चीज लिखी और इस हिसाब से क्या करना, तुम लोगों को काम करना होगा। तो पहला जो हमारा क्षेत्राधिकार है वो क्लियर। दूसरे पे आ जाते हैं रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। रिट आप लोग जानते हैं, हमारे संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए। कितने मौलिक अधिकार दिए? 6 मौलिक अधिकार दिए। आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा करी गई है, परंतु आर्टिकल 14 से लेकर के 31 तक मुख्यतः 6 मौलिक अधिकार आ जाते हैं। फिर 32वां जो मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 32 में जो 6ठा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें यह कहा गया जो ऊपर के जितने भी 5 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका अगर कभी जीवन में उल्लंघन हो जाता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट एक विशेष आदेश सरकार को जारी कर सकता है, व्यक्ति को जारी कर सकता है, किसी संस्था को जारी कर सकता है, और वो जो विशेष आदेश होगा उसी को क्या कहा गया है? रिट कहा गया है। ये रिट हाईकोर्ट भी जारी कर सकता है, ये रिट हाईकोर्ट भी जारी कर सकता है, परंतु हाईकोर्ट जो करेगा वो आर्टिकल 226 के तहत जारी करेगा, और आर्टिकल 32 के तहत जो जारी कर रहा है वो सुप्रीम कोर्ट जारी कर रहा है। और आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया है। उन्होंने कहा कि संविधान में अगर सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वो मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण तो आर्टिकल 32, इसलिए आर्टिकल 32 क्या कहलाएगा? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा, हृदय और आत्मा संविधान की कहलाएगा। आइए उसी रिट संबंधी क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो कभी भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है, कभी भी फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिल रहे हो, सरकार आपसे छीन रही हो, कोई व्यक्ति आपसे छीन रहा हो, तो उन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में आप इंसाफ पाने के लिए, इंसाफ की देवी मतलब न्याय, ठीक है, न्याय पाने के लिए, जस्टिस पाने के लिए, इंसाफ पाने के लिए सीधे आप कहां जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब क्या होगा? डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो आर्टिकल 32 के तहत है। क्या आप आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। और ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो कि लोगों के लिए बहुत जरूरी हो, जो आवश्यक हो, मिलने ही चाहिए। उनके बिना तो लोगों का जीवन ही बेकार है। अगर वो नहीं है तो फिर जीवन के साथ, अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो फिर उसको जीवन नहीं है। तो समानता का अधिकार जरूरी है। किसी को बोलने के लिए रोका जा रहा है तो स्वतंत्रता का अधिकार जरूरी है। वो मौलिक है, वो बेसिक है, वो मिलने चाहिए। इसलिए आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह भारत का संविधान देता है कि इनके हिसाब के साथ कभी भी किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाता है तो आप डायरेक्ट कहां पहुंच जाइए? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए। सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। तो वो जो विशेष आदेश देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिट कहते हैं। रिट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। तो आज अपना होमवर्क क्या है प्यारे प्यारे बच्चों? आज का अपना होमवर्क यही रहेगा। कमेंट बॉक्स में क्या लिखोगे? 5 रिट लिखोगे। कौन कौन सी 5 रिट है वो पांचों रिट मुझे आज बहुत ही प्रेम पूर्वक कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है। तो इन रिटों के माध्यम से, इनके द्वारा न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट है, वो कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है। वो कार्यपालिका को कहेगा आप ये काम करिए, आप ये काम मत करिए। जैसे कि हम हैबियस कॉर्पस के बारे में पढ़ते हैं, हम बंदी प्रत्यक्षाकरण के बारे में पढ़ते हैं, तो हम ये कहते हैं कि किसी को अगर पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जा रहा, तो उस आरोपी व्यक्ति का कोई भी सगा संबंधी, कोई भी रिश्तेदार सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कह सकता है सर उसको आपके सामने पेश करने के लिए बुलाया जाए। तो वो हैबियस कॉर्पस शासन को, प्रशासन को आदेश दे रहा है कि आप उसको मेरे सामने पेश करिए, ठीक है। तो ये रिट होता है, जैसे यहाँ पे ऑर्डर और ये रिट लिखा हुआ दिखाया। चलिए तो अब बात करते हैं अपीली क्षेत्राधिकार की। ये क्या है? सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय। अपील का मतलब क्या होता है
कि आप अपील कर रहे हैं, आप दरख्वास्त कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये बात जानी थी कि कोई भी मामला अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, जिला न्यायालय में, तो आप उससे हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट को अपील करके बता सकते हैं सर मेरे साथ गलत हुआ, प्लीज आप सुन लीजिए। और हाई कोर्ट भी ना है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो अपील करने का क्या है, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम मतलब हाईएस्ट न्यायालय होगा, इसके बाद आपके पास कहीं पर भी अपील करने का मौका नहीं होगा, मतलब आप अपना केस आगे नहीं ले जा सकते। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय का मतलब हो गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति हो, हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया हो तो उसके विरुद्ध में कहां पर, सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ समझिए आप। सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पूर्ण विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच करेगा। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माना और वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देता है, तो अब सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है कि उस मुकदमे को पहले पूरा पूर्ण विचार करेगा। पूर्ण विचार का मतलब क्या है, फिर से उस पर विचार करेगा, शुरुआत से केस को स्टडी करेगा कि क्या सही था क्या गलत था। फिर हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसको देखेगा कि हाँ भाई हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, जिला अदालत ने ये डिसीजन दिया था, ये सही था ये गलत था, हाई कोर्ट ने सही से नहीं देखा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सही से नहीं देखा, मतलब उसमें फिर से पूरा विचार करेगा और फिर से जितने वो कानूनी मुद्दे हैं उन पर दोबारा क्या करेगा, जांच करेगा। फिर से उनको एक एक को एनालाइज करेगा, एक एक की समीक्षा करेगा कि हाँ भैया ये बात बिल्कुल सही है और ये बात जो है वो बिल्कुल गलत है। जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था वो सही है या गलत है, जो भी फैसला होगा वो फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा और सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते। ये जैसे मैंने आप लोगों को क्रिकेट मैच की तस्वीर दिखाई है, जैसे यहाँ पर ये उमेश यादव हैं, सुरेश रैना है, अश्विन है, MS धोनी है, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, एम्पायर आउट हो गया, ठीक है, ऐसी अपील कर रहे हैं। तो मतलब वो बोल रहा है एम्पायर को, सुनो सुनो सुनो, आउट हो गया है, भेज दो। उसी प्रकार से जब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट से संतुष्टि प्राप्त नहीं होती तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उनके निर्णय को बदल सकता है तथा इसके साथ उन प्रावधानों की नई व्याख्या भी दे सकता है। अब सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट उनके निर्णय को बदल सकता है। किसके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट ने जो भी फैसला दिया हो उस फैसले को बदल सकता है, चेंज कर सकता है। ये पूरी की पूरी पावर है, क्योंकि जब आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरी की पूरी पावर है कि जो भी फैसला आएगा वो सबको मानना पड़ेगा, चाहे देश की कितनी अदालतें हो, चाहे जनता हो, चाहे कोई भी हो, सबको वो फैसला मानना पड़ेगा। तो अगर हाई कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई भी फैसला दिया है तो उसका निर्णय जो है, उसका डिसीजन उसको चेंज कर सकता है और जो प्रावधान अब उसने बनाए उनकी एक नई व्याख्या भी कर सकता है, एक इंटरप्रिटेशन भी दे सकता है। उनको बता सकता है ये वाली जो बात थी ये गलत थी, इस बात पे फिर से ध्यान दिया जाए, और ये जो बताया है ये गलत बताया था, ये सही है। मतलब पूरी की पूरी व्याख्या, पूरा का पूरा इंटरप्रिटेशन करने का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन उच्च न्यायालय को प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है या नहीं है। पर देखिए हाई कोर्ट ये लिख करके दे सकता है कि हाँ भैया ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के लायक है या नहीं है। देखिए जनरली क्या होता है, जब व्यक्तियों का मामला होता है ना, वहां तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। परंतु कभी कभार जैसे मान लीजिए कोई संविधान से जुड़ा हुआ मुद्दा है या और है, तो उस पर हाई कोर्ट लिख करके बताता है कि हाँ भाई आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसकी ज्यादा व्याख्या, बेहतर जो व्याख्या है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। आप वहां जाके उनसे बात कर लीजिए। उसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला उलझा है, अगर उसमें ऐसा लग रहा है कि नहीं संविधान या कानून की व्याख्या का मामला है, मतलब काफी गंभीर मामला है और इस मामले का जो हल निकलेगा वो संविधान और कानून की व्याख्या से निकलेगा, तो कानून की व्याख्या और संविधान की व्याख्या बेहतर सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट भेज सकते हैं। अगर फौजदारी के मामले में निचली अदालत किसी को फांसी की सजा दे तो उसकी अपील सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। अब फौजदारी मामले में मतलब कोई आपराधिक मामला है, उसमें अगर किसी को फांसी की सजा दे दी गई, अब फांसी की सजा दे दी गई तो फिर वो क्या है, निचली अदालत ने दी तो वो हाई कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट ने दी है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अब उसमें हाई कोर्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा कि भाई हाई कोर्ट प्लीज मुझे लिख करके दे दो, क्योंकि हाई कोर्ट क्यों चाहेगा कि भाई मेरे फैसले को कोई चेंज करे, बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो जरूरी नहीं हाई कोर्ट लिख करके दे। हाई कोर्ट अगर कहीं पे नहीं लिख के देता है, कहीं पे परमिशन नहीं देता, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में जाते ही ऐसा नहीं है कि आपका केस एक्सेप्ट ही कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पहले जो नीचे बैठे हुए ना, वो पहले देखेंगे कि हाँ ये केस सच में सुप्रीम कोर्ट के सुनने लायक है या नहीं है, क्योंकि यार सुप्रीम कोर्ट की भी खुद की मर्यादा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की भी खुद की मर्यादा है। अब जैसे यार एक बात बताओ, ये आप स्कूल का एग्जाम्पल लो, दो बच्चे क्लास में, एक दूसरे का सिर फोड़ दिया, तब तो प्रिंसिपल के पास जाते हुए अच्छे भी लगे, उसने मैडम मेरी पेंसिल ले ली, मैम मेरी पेंसिल नहीं दे रहा मैम। अब ये चीज आप प्रिंसिपल के पास लेकर के जाओगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा, एक अजीब सा नहीं लगेगा, अरे पेंसिल के लिए बेटा तो प्रिंसिपल को दुखी कर रहा है। इतने टीचर्स है, PTI, उनको बोलना दिला देंगे पेंसिल।
तो उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में भी हर केस ले जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो पहले सुप्रीम कोर्ट में ऐसे काफ़ी जजेस होते हैं, काफ़ी ऐसे पूरी टीम होती है, वो पहले देखती है कि केस सच में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके सुनने लायक है या नहीं है, वो देखते हैं, फिर उसको स्वीकार करते हैं कि हाँ भैया सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगा, ठीक है। और जैसे फौजदारी मामले, मतलब कोई आपराधिक मामले हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी है, तो फिर तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उन मामलों को सुनेगा, क्योंकि ये जीवन से जुड़ा हुआ है कि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी के जीवन छीनने का बात करी कि भाई इसको फांसी दी जाए क्योंकि इसने इतना गलत काम करा है, तो फिर से सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा कि सच में काम गलत करा है या नहीं करा। यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा न दे, तब भी सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वह उस मुकदमे में की गई अपील को विचार के लिए स्वीकार कर ले। अगर मान लीजिए उच्च न्यायालय ने किसी मुकदमे में अपील के लिए हाँ नहीं भरी हो कि आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरी की पूरी शक्ति है कि कोई भी मामला उसके पास अपील के लिए आया है, कोई भी मामला वहां पे अपील करा गया है कि सुप्रीम कोर्ट प्लीज हमारी ये बात सुनिए, तो वो विचार के लिए स्वीकार कर लेगा, ठीक है, कि हाँ भैया ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इस बात को सुनता है, आपकी बात जो है स्वीकार कर ली है और इस पर पूरी जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में इतनी तारीख से इतनी तारीख के बीच में होगी। अब लास्ट आते हैं सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, या जिसे हम लोग कहते हैं परामर्श, ठीक है। जानते हैं किसको सलाह और किसका परामर्श। भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। देखिए, अब भारत के राष्ट्रपति के पास बहुत अधिकार है, बहुत शक्तियां। अब भारत का राष्ट्रपति को कभी भी लगता है कि यार ये संविधान का थोड़ा सा जटिल मामला है, सुप्रीम कोर्ट के जज से पूछा जाए, ये कानून जो बनाया है सरकार ने, इस कानून के रिगार्डिंग थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के जज से, चीफ जस्टिस से इनसे बात करी जाए। मतलब कानून की जानकारी जितनी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को होंगी, बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि हाईएस्ट देश के सबसे बड़े न्यायालय में वो बैठे, तो कानून की जानकारी बहुत बेहतर होगी। तो ये राष्ट्रपति जी का अधिकार है कि कभी भी उनसे सलाह मशुरा कर सकते हैं। सलाह मशुरा करने का मतलब पर कभी भी ये नहीं होता कि राष्ट्रपति जी उनकी बात को मानने के लिए बाध्य हैं, ऐसा कभी भी नहीं। जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति जी उनकी बात को मानेंगे, ठीक है ना तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है और नहीं राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट सलाह देने को बाध्य नहीं है, वो बात बिल्कुल ठीक है, परंतु एक बात बताइए, देश का सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति राष्ट्रपति आपको किसी चीज की एडवाइस के लिए बुला रहा है, ये एक तो पहली बहुत बड़ी बात है कि वो आपको बुला रहा है। नहीं, राष्ट्रपति के पास खुद के पास पूरी इतनी गजब की टीम होती है, वो सारे काम खुद कर सकता है, ठीक है, पर फिर भी वो आपको एक स्पेशली बुला रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि वो उसकी नज़र में आपकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को या चीफ जस्टिस को बोले राष्ट्रपति जी की सर मुझे आपसे इस बात पे, इस मुद्दे पे बात करनी थी, कृपया आप मुझे सुझाव दें, ये बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। देश का राष्ट्रपति बुला रहा है तो बड़ी बात है। तो पहली बात, सुप्रीम कोर्ट का जैसे मना ही नहीं करेगा। हाँ, राष्ट्रपति जी के पास ये पूरी की पूरी छूट है कि वो सलाह को मानना चाहे या ना मानना चाहे, बाध्य नहीं है कि मानने पड़ेगा। जो परामर्श वाला जो मुद्दा मैंने कहा था अभी स्टार्टिंग में, वो परामर्श वाली जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति के मुद्दे को लेकर के, सलाह के मुद्दे को। बाकी हर जगह ऐसा नहीं है कि हाँ अब राष्ट्रपति जी ने बुला लिया हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज को, भाई आजा एडवाइस दो, अब माननी ही पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर वो बाध्य नहीं है, हर जगह परामर्श को सहमति के रूप में नहीं देखा जाता, ठीक है। ये हमारे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और ये चीफ जस्टिस। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श देने की उपयोगिता। अब एक बात बताइए, जब बाध्य ही नहीं है, जब राष्ट्रपति जी मानने को बाध्य नहीं है कि नहीं मुझे मानना ही पड़ेगा, तो फिर उसका यूज क्या हो गया? ऐसी सलाह देने का क्या मतलब जहां माना ही नहीं जाए, ठीक है ना। जहां एडवाइस दे तो जा रही है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा, फिर ऐसी एडवाइस देने का मतलब क्या है? तो उसका उपयोगिता, उसका यूज, उसकी यूटिलिटी क्या रहेगी, तो वो जानते हैं कि जब सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे रहा है तो उसकी क्या उपयोगिता है या क्या यूजफुलनेस उसका क्या है, वो देखते हैं। पहला, इससे सरकार को छूट मिल जाती है कि किसी महत्वपूर्ण मसले पर कार्रवाई करने से पहले वह अदालत की कानूनी राय जान ले, इससे बाद में कानूनी विवाद से बचा जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति जी जो भी है, जो भी काम कर रहे हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। मंत्रिपरिषद ने बोला, अब मंत्रिपरिषद ने बोला राष्ट्रपति जी को, राष्ट्रपति जी आप सुप्रीम कोर्ट के जज को बुला करके इस मुद्दे पर आप जानकारी ले लो। कौन बुला रहा है? सरकार बुला रही है। तो बुला कौन सकता है? राष्ट्रपति जी। पर राष्ट्रपति जी किसके कहने पर बुलाएंगे? सरकार के कहने पर बुला रहे हैं। अब मान लीजिए सरकार पहले ही
कोई भी कानून या कोई भी मुद्दा बना रही है तो उस पर पहले ही अगर उनसे सारी की सारी जानकारी ले ले कि सर ये काम कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ तो नहीं है ना, ये किसी कानून का किसी चीज का उल्लंघन तो नहीं करते ना, अगर वो पहले सारी जानकारी ले लेंगे तो कानून के उल्लंघन से बच जाएंगे। यही बात कही गई, इससे सरकार को छूट मिल जाती है कि किसी महत्वपूर्ण मसले पर, कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर कार्रवाई करने से पहले या कोई भी काम करने से पहले अदालत की कानूनी राय जान ले, जिससे कि कानूनी विवादों से बचा जा सके। दूसरा क्या कहा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय या विधेयक में समुचित संशोधन कर सकती है। तो पहला तो मान लीजिए अदालत की कानूनी राय मान लेंगे तो कानूनी विवादों से बच जाएंगे, किसी विवाद में नहीं आएंगे। और दूसरा यह है कि अगर कोई भी विधेयक सरकार लेकर के आना चाहती है, सरकार कोई भी निर्णय ले रही है और पहले ही पूछ लिया तो उसमें क्या कर लेंगे, समुचित संशोधन कर लेंगे। मतलब जो संशोधन, जो चेंजेस, जो बदलाव जरूरी होंगे वो बदलाव कर लेंगे। तो ये दो फायदे आपको देखने को मिलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारतीय भूभाग के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं, उसके द्वारा दिए गए निर्णय संपूर्ण देश में लागू होते हैं। ठीक है, अब सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है वो देश के सभी अन्य जो न्यायालय, सभी जितने भी, चाहे हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उन सब पर क्या है, वो बाध्यकारी, वो मानने ही पड़ेंगे, वो एक्सेप्ट ही करने पड़ेंगे। कभी हाई कोर्ट ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानूंगा, या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं कह सकता कि मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं भाई, मानने पड़ेंगे और संपूर्ण देश में लागू होंगे, वो पूरे देश को ही मानने पड़ेंगे, सभी को मानने पड़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णयों से बाध्य नहीं है और कभी भी उसकी समीक्षा कर सकता है। और देखिए, सर्वोच्च न्यायालय खुद के डिसीजन में कभी भी बाध्य नहीं है, कभी भी ये नहीं कि हमने पहले वो डिसीजन दिया था तो बस वही चलेगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, 1981 में जब पहला जजेस केस हुआ तो क्या कहा गया, परामर्श के लिए नो। जब 1993 में दूसरा जजेस केस आया तो क्या कहा गया, यस, ये परामर्शी सहमति। तो अपने निर्णय को लेकर के, अपने डिसीजन को लेकर के बाध्य नहीं कि मैंने एक बार नो कह दिया तो नो ही है, जो मैंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं है। बदल सकते हैं, बदल दिया, समीक्षा करी कि हाँ चलिए ठीक है, कि अब समय के साथ ऐसा लगता है कि हाँ वो जो परामर्श शब्द है शायद वो सहमति होगा, हम उसको सहमति मान लेते हैं। फिर 1998 में जब KR नारायण जी ने वापस भेजा एडवाइस के लिए कि सर ये बात सही है क्या, तो फिर उन्होंने और भी सुधार करा, तो अपने फैसलों को लेकर के वो बाध्य नहीं है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के मामले में भी स्वयं ही देखता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना होती है, अगर हम कोई भी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानता है या जुडिशरी न्यायपालिका के प्रति गलत व्यवहार करता है, गलत तरीके से बोलता है, तो दंड करने की जो सजा है वो भी सुप्रीम कोर्ट खुद के पास ही रखता है कि मैं ही दूंगा, कि जुडिशरी की न्यायपालिका की जो पावर है उस पर कोई भी किसी प्रकार का सवाल ना उठाए और न्यायपालिका के खिलाफ कोई भी ना जाए। ओके, ये हम लोग अवमानना के बारे में पढ़ चुके हैं पहले के लेक्चर्स में, और आज के लिए अपना इतना ही। हम आज सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार है, हम लोगों ने उस पर चर्चा करी है। और आपको कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और आपको कैसा लगा लेक्चर ये भी आप जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।